तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज लाई जाती है, जिसका आज हम 33वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज है, ये लेखपाल के अलावा पीईटी, आरओआरओ, पीसीएस, एसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी के सभी एग्जाम तथा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नवीन छतरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवीन छतरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। 1 जल संरक्षण, 2 निर्यात संवर्धन, तीसरा अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। तो बताना चाहूँगा, नवीन छतरी जो रोजगार योजना है, यह यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई 18 जुलाई 2020 को, और यह योजना अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए की गई। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ पर है? यूपी में बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म जो है, यह कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तबला और सितार के आविष्कारक कौन थे? तो तबला के, सितार के और खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं, अमीर खुसरो माने जाते हैं, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयागराज की कौन सी गायिका छप्पन छुरी के नाम से जानी जाती हैं? तो ये प्रयागराज की गायिका हैं जिन्हें छप्पन छुरी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है, ऐसी कहावत है कि इनके शरीर पर 56 चाकुओं के निशान थे, जिस वजह से इन्हें छप्पन छुरी के नाम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा संबोधित किया जाता था। तो आंसर होगा जानकी बाई। इनकी मृत्यु 1930 में हो गई, और ऐसी कहावत है कि इनके शरीर पर चाकुओं के 56 निशान थे, जिस वजह से इनका नाम जानकी बाई को छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है, यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हम जानते हैं, ऐसा मुगल शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठा, ये था हुमायूं। और हुमायूं ने 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात गद्दी संभाली और 1540 तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं का देश निर्वासन हो गया, देश निकाला हो गया, और 1555 में दोबारा से हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार हम देखेंगे, 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा। तो 2 बार शासन किसने किया? हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान की सीमांकन किया गया। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग जो 1917 में आया, यह शिक्षा से संबंधित था। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो हुई थी, 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई। 1861 के अधिनियम के द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो हम जानते हैं, भारत का संविधान जो बनाया गया आज़ादी के पश्चात, हमने भारत का संविधान जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर बनाया था, और इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है, कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर, यानी अंशतः लचीला और अंशतः कठोर कहा जाता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में ये ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है, यह क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं, जबकि आंतरिक बनावट जो होती है उसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी ऊपरी जो ढांचा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाहर के जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? हम तेल को लीटर में नापते हैं, लेकिन तेल को जब बड़ी संख्या में नापना हो तो इसे बैरल में नापा जाता है।
जैसे दूसरी देश से पेट्रोल का या फिर शराब का आयात किया जाता है तो किस में किया जाता है, बैरल में। तेल की एक बड़ी मात्रा होती है जिसे बैरल में नापा जाता है, छोटी मात्रा को हम लीटर में नाप लेते हैं। तो एक बैरल किसके बराबर होता है, तो एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। पेट्रोल का और शराब का आयात निर्यात जो होता है यह बैरल में किया जाता है। कच्चे तेल का जो आयात निर्यात होता है बैरल में। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े जो हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ये ताप को समय तक रोकने का कार्य करते हैं, गर्म बने रहते हैं। तो इस वजह से ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, तो थर्मस फ्लास्क जो है इसके आविष्कारक जो थे इनका नाम था डिवार। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द था तो झांसी की रानी। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है, तो 1857 की क्रांति के समय हम जानते हैं जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी में स्टार्ट कर दी गई थी और बाद में यह क्रांति 10 मई को मेरठ से स्टार्ट होकर भारत के अधिकांश भागों में फैल गई थी, या कहेंगे उत्तर भारत के अधिकांश भागों में फैल गई थी। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व जो था किसके द्वारा किया गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में ग्वालियर किले पर कब्जा करने के बाद में सिंधिया राजा ने जब धोखा दिया तो उसके पश्चात रानी पकड़ गई थी और रानी को मृत्यु दे दी गई। तो इस प्रकार से जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो उस संबंध में कहा गया है जनरल ह्यूरोज के द्वारा कि विद्रोहियों में यानी 1857 के विद्रोह में यदि कोई मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात क्या है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है वह क्या है, तो आंसर होगा 951। अधोलिखित में से कौन हिंदी रंगमंच से संबंधित है। अधोलिखित में से कौन जो है हिंदी रंगमंच से संबंधित है, तो आंसर होगा सी, मास्टर फिदा हुसैन नारसी जो है हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो है कब जारी की गई थी, तो यह 19 मार्च 2021 को जारी की गई, 19 मार्च 2021 को। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है यह हर वर्ष जारी की जाती है और इस बार यह यानी 2021 में यह कब जारी की गई, तो 2021 में यह रिपोर्ट 19 मार्च 2021 को जारी की गई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में वर्ष 2021 में एक तूफान आया था, इसका नाम क्या था। तो भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यानी हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान का नाम पूछा गया है। तो बंगाल की खाड़ी साइड से जो तूफान उठा था उसे यस नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, उसे यस नाम से जाना जाता है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। तो 93वां ऑस्कर अवार्ड के दौरान 2021 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया नोमैडलैंड को दिया गया, नोमैडलैंड को दिया गया। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की कृषि प्रारंभ की गई। तो भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की कृषि जो थी यह प्रारंभ की गई, आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, मोंग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई तो हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय जो है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है, यहाँ स्थित है। IBA का क्या तात्पर्य है। IBA का तात्पर्य इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है वो होगा बरेली। दोस्तों डेली आपके लिए शाम को 6 बजे GS की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे
स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है, तो इनसे जुड़ना न भूलें। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो सुबह 6 बजे अपलोड की जाती है आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू।